सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। तो स्वागत है आप सबको इस कक्षा पर। इस कक्षा में CUET के परीक्षा में जो समास लगा हुआ है यूजी के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि समास यानी क्या है। तो उसका संज्ञा मिलता है इस प्रकार से कि समसनम समासः, दो या दो पद से ज़्यादा पद को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे तो उसे समास कहते हैं। याद रखिएगा, अगर वर्ण को जोड़ते हैं तो फिर उसे संधि कहेंगे, और दो पद को जोड़ेंगे तो उसे समास कहेंगे। तो समर्थः पदविधिः इस प्रकार से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कुल 5 समास है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 समास लगे हुए हैं। एक है केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो उसमें जो केवल समास है उसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो देखते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इस कक्षा में हम लोग केवल अव्ययीभाव समास के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्मधारय जो है वह तत्पुरुष का भेद है, यानी समानाधिकरण तत्पुरुषी कर्मधारय है। वो जब हम कर्मधारय पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। फिर तत्पुरुष का ही अन्य भेद नए तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर उसी का अन्य एक भेद है द्विगु। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद है द्विगु समास। ठीक, तो सबसे पहले हम समासों का जो संज्ञा है या फिर लक्षण है उसको एक बार देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास का लक्षण क्या है। पूर्व पद प्रधानः अव्ययीभावः, यानी ये जो समस्त पद है यहाँ पर 2 पद है। देखिए, अधि एक अव्यय पद और एक हरि सुबंत पद। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ अधि पद है उसी को प्रधान रूप में देखा जाता है। इसीलिए जिस समस्त पद में पूर्व पद जो है वह प्रधान है उसे ही अव्यय भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक, उसी प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, यानी जो राजपुरुष शब्द है वहाँ पर राजा जो है वह पद प्रधान नहीं है, वहाँ पर पुरुष यानी राज्ञः पुरुषः, यानी राजा के पुरुष यानी मंत्री प्रधान है। राजा के जो पुरुष है वह प्रधान है, राजा प्रधान नहीं है। इसीलिए उत्तर पद जो है पुरुष वह प्रधान हो गया, इसलिए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और फिर आता है बहुब्रीहि समास। इसका लक्षण है अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि, यानी यहाँ पर देखिए समस्त पद जो है पीतांबर, यानी पीत रंग का जिसका अंबर हो, पीतांबर। तो यहाँ पर ना तो पीत वर्ण प्रधान है ना तो अंबर प्रधान है। ठीक, यहाँ पर पीतांबर 2 पदों के द्वारा अन्य किसी एक भगवान को या फिर पुरुष को बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो 2 पद है उसका अर्थ प्रधान नहीं है। ये दोनों पद को छोड़कर अन्य एक व्यक्ति का अर्थ बता रहा है, यानी अन्य पदार्थ का अन्य पद का प्रधानता बता रहा है। इसीलिए वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक, फिर द्वंद्व समास जो है वहाँ पर उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, यानी जो राम कृष्ण यहाँ पर राम भी प्रधान है
और कृष्ण भी प्रधान है, यानी दोनों का अर्थ बता रहा है, इसीलिए वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक, तो फिर कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी जहाँ पर तत्पुरुष में जैसे महान पुरुषः, यहाँ पर दो पद है, तो महान और पुरुषः दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समान अधिकरण यानी समान विभक्ति वाला तत्पुरुष, महान में भी प्रथमा विभक्ति और पुरुषः में भी प्रथमा विभक्ति, इसलिए महापुरुष जो है इसमें कर्मधारय समास है। इसी प्रकार घनश्याम शब्द में भी। ठीक, और यहाँ पर अन्य एक लक्षण दिया गया है कि उपमान उपमेयः कर्मधारयः। तो उपमान और उपमेय के बारे में जहाँ प्राप्त होता है और विभक्ति एक होता है, उसी को कर्मधारय समास माना जाएगा। ठीक, फिर द्विगुः संख्या पूर्वः द्विगुः, यानी जो कर्मधारय समास में पहले संख्यावाची शब्द आएगा उसे द्विगु कहते हैं। जैसे पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, तो उसे द्विगु कहेंगे। ठीक, और एक है नए तत्पुरुष समास, निषेधार्थबोधकः नए तत्पुरुषः असमर्थः न समर्थः असमर्थः, तो नए तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, तो मध्य पदलोपी समासः, मध्य पदस्य लोपः, इस समास में मध्य पद का लोप होता है। जैसे उदाहरण में है शाकपार्थिवः, यह आप लोगों को इतना प्रयोजन नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो है अव्ययी भावः समासः, इसका सूत्र जो है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भाव, लंबा सा सूत्र है, वो सूत्र याद कर लीजिएगा। अगर वो याद नहीं करेंगे तब भी CUET के लिए काम चल जाएगा, लेकिन बाकी जो उदाहरण है उन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए लक्षण क्या है, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, यानी जो समस्त पद में दो पद है अधि और हरि, उसमें जो अधि पूर्व पद है वही प्रधान है, इसीलिए पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः। ठीक, अर्थात अव्ययी भाव समासे पदद्वयं भवति, यानी अव्ययी भाव समास में दो पद होते हैं, जैसे कि अधि और हरि, है ना। तो उसमें प्रथमम पदम अव्ययम, पहला जो अधि पद है वह अव्यय, यानी जिसका कभी व्यय ना हो, जिसका कभी परिवर्तन ना हो, वैसा शब्द होता है अव्यय शब्द। तो अधि जो है वह अव्यय है, तथा उत्तर पदम सुबंतम भवति, और हरि जो है वह हरि शब्द में सुप आदि विभक्ति लग करके अनेक विभक्तियों में रूप बनता है, जैसे कि सबसे पहले सु लग करके हरि ही, ऐसा रूप बनता है। अव्यय के बाद हरि ही यह सुबंत पद है। ठीक, तो समासे सति पदद्वयमपि अव्ययम भवति, लेकिन जब समास हो जाता है हरि ही सुबंत पद और अधि अव्यय, ये दोनों लग करके ये पूरा जो अधि हरि शब्द है वह अव्यय पद ही बन जाता है, यानी अधि हरि में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा अधि हरि ही रहेगा, ना तो अधि हरि ही ना तो अधि हरिम, ऐसा कुछ परिवर्तन विभक्ति नहीं लगेगा, सिर्फ शुद्ध रूप में अधि हरि ही रहेगा, उसे अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक अव्ययों का अर्थ और उसके साथ विग्रह वाक्य और समस्त पद देखने को मिलेगा। तो देखते चलते हैं अव्ययी भाव समास का पूरा। ठीक, तो अधि अव्यय जो है उसको विभक्ति अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो इसका विग्रह वाक्य होगा हरौ इति, समस्त पद क्या होगा अधि हरि, यानी हरौ इति पदस्य समस्त पदम किम भवति, ऐसा प्रश्न बन सकता है। या फिर अधि हरि इति पदस्य विग्रह वाक्यम किम,
या फिर अधिहरि इति पदः अधिहरि इति पदम कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। तो इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो अगला देखते हैं कि उप का अर्थ है समीप। समीप अर्थ में उप का प्रयोग किया गया। तो गंगायाः समीपम, गंगा के समीप में, तो क्या अर्थ बनेगा? उपगंगम, क्योंकि उप अव्यय जो है वह समीप अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो सु अव्यय जो है समृद्धि के अर्थ में प्रयोग होता है, समृद्धो। तो क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। ठीक, तो याद कर लीजिएगा ये सब उदाहरण। दूर तो वृद्ध्यर्थे, इस अर्थ में दुर अव्यय का प्रयोग है। तो यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम। ठीक, तो अगला है निर, अभाव अर्थ में निर। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, विघ्नों का अभाव निर्विघ्न। ठीक, अति अत्यय अर्थ में बाधायाः अत्ययः अतिबाधम। ठीक, फिर अति असंप्रति के अर्थ में क्रोधः संप्रति न युज्यते अति क्रोधम। ठीक, ये सभी अव्यय अर्थ विग्रह वाक्य और उदाहरण आप सब याद कीजिएगा। फिर इति किस अर्थ में? शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो यह पूछा ही जाता है। ठीक, तो हरेः प्रादुर्भावः इति हरि, तो ये याद कीजिएगा। फिर अनु का एक तो अर्थ है पश्चात, तो गृहस्य पश्चात अनुगृहम। ठीक, फिर एक योग्य के अर्थ में रूपस्य योग्यम अनुरूपम। ठीक, तो फिर प्रति विप्सायाम, विप्सा के अर्थ में विप्सा यानी किसी एक शब्द का द्वित्व वहाँ पर देखने को मिलेगा, एक ही शब्द दो बार आएगा। गृहम गृहम प्रति, क्या होगा? प्रतिगृहम। ठीक, तो यथार्थ कुल 4 प्रकार के हैं। आप सब कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर सही बताए तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। तो यथार्थाः 4 भवन्ति के ते तत्तु कमेंट मध्ये लिखतु अस्तु। तो यथा शब्द का अव्यय का अर्थ क्या है? अतिनिवृत्तो ज्ञानम अतिक्रम्य, यथा ज्ञानम। आनुपूर्व्ये ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येण अनुज्येष्ठम। ठीक, तो सह योगपद्ये चक्रेण युगपत् सचक्रम। सह सादृश्य के अर्थ में हरेः सदृशः सहरि। फिर सह संपत्ति के अर्थ में क्षत्राणाम संपत्ति क्षत्रम। फिर सह साकल्य अर्थ में तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम। तो सह फिर से अन्ते अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि इत्यादि अव्ययी भाव समास का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आप सब अगर यही उदाहरण याद कर लेंगे तो परीक्षा में पूर्णता प्राप्त मिलेगा। तो अगले जो समास है उन्हें हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। नमो नमः।